ममता बनर्जी के लिए जो कंपनी चुनाव प्रचार कर रही है, जो रणनीतियां बना रही है, उस कंपनी पर ईडी ने छापेमारी कर दी है। यही नहीं, ममता बनर्जी खुद दौड़ी दौड़ी पहुंच गई जब ईडी वो छापेमारी कर रही थी। बकायदा ममता बनर्जी वहां से एक लैपटॉप और कुछ फाइलें लेकर निकलती है और फिर बाहर आकर मोदी सरकार पर जबरदस्त भड़कती है। सवाल ये पैदा होता है कि कोलकाता में आईपैड पर छापेमारी आखिर ईडी ने की तो क्यों की? ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों हो गई? और प्रशांत किशोर का इससे क्या कनेक्शन है? क्या पीके को लेकर भी कई खुलासे हो सकते हैं? बीजेपी पर ममता बनर्जी ने कई आरोप लगा दिए हैं। दूसरी ओर बिहार में बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को इस मामले से जोड़कर जो है कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। तो समझते हैं कि आखिर ये छापेमारी क्यों हुई और ममता दीदी क्यों घबरा गई है, पीके का कनेक्शन क्या है। हमारे साथ चर्चा में है प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, लगातार हम लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अभी ये जो छापेमारी हुई है, क्या लगता है आपको, क्या ये ममता दीदी का जो आरोप है कि भैया हमको हराने के लिए मोदी ने ये कार्रवाई करवाई है, चोरी करवा रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी रणनीतियां चुरा रहे हैं, हम जिनको विधायक बनाना चाहते हैं उस लिस्ट को चुरा रहे हैं, क्या ये सब सही लगता है? क्या कहेंगे इस खबर पर? देखिए, ऐसा है अर्पिता कि ये केवल चुनाव का मामला नहीं है बल्कि अस्तित्व का मामला है ममता बनर्जी के लिए। क्यों है अस्तित्व का मामला? इस बात को समझिए, बंगाल के इतिहास को जानिए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि 1972 में सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री बनते हैं और 1972 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 77 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। 5 साल 41 दिन तक का उनका कार्यकाल होता है। कांग्रेस पार्टी के अंतिम मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल में। अंतिम मुख्यमंत्री इसलिए मैं कह रहा हूं कि 49 साल हो गए। 49 साल के बाद आज कांग्रेस पार्टी कहां है पश्चिम बंगाल में? जीरो। मतलब जीरो। मतलब एक बार जब सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस, 1977 की बात मैं कर रहा हूं, और वही सिद्धार्थ शंकर राय जो कि इंदिरा गांधी के सबसे बड़े एडवाइजर थे, जिस एडवाइस के कारण देश पर आपातकाल लगाया गया था। एडवाइजर नंबर 1 थे इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के लिए। तो 1977 में जब सिद्धार्थ शंकर राय की विदाई हुई पश्चिम बंगाल की धरती से, तो पूरी कांग्रेस का समूल नाश हो गया, खत्म, जीरो कांग्रेस। ठीक। अब आइए 77 में सीपीएम की सरकार बनी, वहां ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, कई साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, और उनके बाद उनकी पार्टी के ही बुद्धदेव भट्टाचार्य अगले 11 साल 34 साल 1977 से लेकर 2011 तक 34 साल का कार्यकाल सीपीएम को मिला। लेकिन जब सीपीएम एक बार 2011 में सत्ता से बाहर हुई, तो आज सीपीएम कहां है? पश्चिम बंगाल की धरती से बाहर। मतलब जीरो हो गई, समूल नाश, साफ एकदम। ममता बनर्जी का डर केवल मुख्यमंत्री का पद जाना नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी का डर यह है कि बंगाल जब एक बार त्याग देता है तो फिर दोबारा वापस आता नहीं है। ममता बनर्जी भी खत्म हो जाएंगी राजनीतिक रूप से अगर सत्ता से बाहर हुई। एक दूसरा, सत्ता में रहने का तरीका क्या हुआ? वहां कोई जनता के वोट से कोई सरकारें नहीं बनती। एक बार बनती है, जनता क्रांतियां करती है। क्रांतियां 40 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल कब होगा नहीं कह सकते। लेकिन जनता त्रस्त है ममता बनर्जी से, वैसे ही जैसे सीपीएम से 15 वर्षों से त्रस्त हुआ करती थी। मतलब 2011 में शासन खत्म हुआ सीपीएम का, लेकिन जनता 90 से ही त्रस्त थी सीपीएम से। लेकिन जनता को लूट कर, जनता को डरा कर वहां पर वोटिंग नहीं होती थी, वहां बूथ कब्जा होता था। आज भी ममता बनर्जी चुनाव जीतने का फॉर्मूला आपको मिल गया ना। अभी एसआईआर के बाद 58 लाख लोगों का नाम काटा गया। उन 58 लाख लोगों में 58 लाख लोगों को नोटिस दी गई। 36 लाख लोगों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। मतलब 36 लाख वोटर कौन थे? वो कौन वोटर थे 36 लाख? ये सब के सब वो घुसपैठिए थे, जिन लोगों ने, जो लोग थे ही नहीं। आप ठीक है, आप ये समझाना चाह रहे हैं कि करप्शन, भ्रष्टाचार बंगाल की राजनीति का जो है जड़ बन चुका है, उसकी पहचान बन चुकी है। लेकिन हम ये नहीं,
उस पर मैं खड़ा हूं अर्पिता। आई पैक तो बिहार के चुनाव में भी काम कर रही थी, प्रशांत किशोर तब उसको लेकर भी काम कर रहे थे। लेकिन अभी बंगाल में जब आई पैक जो है ममता दीदी के लिए काम कर रही है और प्रशांत किशोर भी रणनीतिक सलाहकार एक तरह से कहीं ना कहीं है ही ममता दीदी के, तो अचानक से ये छापेमारी क्यों? क्या मतलब बड़ा घोटाला हुआ या किसी घोटाले की खबर ईडी को मिली? मैं वो बात आपसे समझना चाह रही थी। और ममता दीदी इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लेकर उनको लगता है कि अगर ये रणनीतियां खुल जाएंगी तो न जाने क्या हो जाएगा? अब समझिए, वही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये 38 लाख वोटर कौन थे? वोटर थे ही नहीं, वो जाली नाम है, सब मरे हुए लोगों का नाम था। कह रहा था कि जैसे आपका आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ने से ममता बनर्जी की परेशानी का कारण है ये कि ममता बनर्जी 294 विधानसभा सीटों के लिए जो कुछ भी रणनीति बना रही थी कि वहां पर पोलिंग कराना, वो महत्व नहीं ममता बनर्जी के लिए। पोलिंग बेईमानी कैसे करती है पोलिंग के दौरान, उसकी योजना जरूर बन रही होगी आईपैक के कार्यालय में। मैं अर्पिता बताऊं आपको, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी 30 साल तक शासन किया हो वहां, या ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से शासन कर रही है, बंगाल के मतदाता डरे हुए रहते हैं। बंगाल में रियल पोलिंग 20%, 25% से ज्यादा नहीं होता है। वहां डर का माहौल होता है और उस डर के माहौल में उससे छुटकारा पाने के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, आप याद कीजिए जब ममता बनर्जी 2011 में चुनाव जीत कर आई थी, क्या इतना आसान था क्या? सीपीएम के साथ ममता बनर्जी लगातार 1998 से सड़क से लेकर संसद, विधानसभा सब जगह लड़ रही थी। क्या क्या नहीं हुआ था ममता बनर्जी के साथ, बताइए। ममता बनर्जी के साथ कौन कौन सी, और मैं तो कह सकता हूं कि ममता बनर्जी एक अग्नि कन्या रही है, इस मामले में कहीं कोई दो मत नहीं है। ममता बनर्जी ने जो संघर्ष का मिसाल पेश किया था कम्युनिस्टों के खिलाफ, अद्वितीय है। भारत के इतिहास में कोई भी महिला नेता इतना लंबा संघर्ष और इतना कड़ा संघर्ष करके राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्य है यही कि ममता बनर्जी ने जिन बुराइयों के खिलाफ लड़कर जीत हासिल किया, उसी बुराई को अपने आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अपना लिया। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ममता बनर्जी के संघर्ष को मैं बता रहा हूं, भारत के इतिहास में, भारत में आज तक कोई दूसरा राजनेता ममता बनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकता संघर्ष के मामले में। प्रदीप जी, वो सारी बातें ठीक लगती हैं, लेकिन आप देखिए कि कोलकाता में जो है आईपैक के दफ्तर पर जो है छापेमारी ईडी करती है, और इधर बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर टारगेट किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? संजय जायसवाल जो है कहते हैं कि भैया करोड़ों का घोटाला पहले भी आईपैक में हुआ और बिहार में कैसे जो है प्रशांत किशोर की जन सुराज को करोड़ों रुपए आईपैक दे रही थी। ये सारी बातें समझ में नहीं आती है कि ये लिंक क्या है। क्या आईपैक मतलब एक अलग से प्रॉपर एक कंपनी है जो चुनाव में लोगों की रणनीतियां बनाती है, या फिर एक ऐसी कंपनी है जो किसी राजनीतिक दल से जुड़कर काम करती है? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी कि आईपैक जो है सिर्फ किसी पार्टी को हराने के लिए फंडिंग का जरिया है, और वो जो फंडिंग है वो काला पैसा है, अवैध पैसा है। नहीं, देखिए, अगर अर्पिता, अगर कोई भी राजनीतिक दल को कोई भी उद्योगपति पैसा देता है, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि किसी न किसी लोभ में देता होगा। आमतौर पे तो यही समझ में आती है। वो जमाना चला गया जब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो है 5-5 रुपया चंदा मांगकर जो है चुनाव लड़ा करती थी, वो जमाना चला गया। आज आपने देखा पिछले महीने ही किस पार्टी को कॉर्पोरेट चंदा कितना मिला है उसके आंकड़े आए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को लगभग 592 करोड़ और भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ रुपए चंदा मिला, कॉर्पोरेट चंदा मिला था। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो अब कोई भी कॉर्पोरेट हाउस जो चंदा दे रहा है 6-6 हजार करोड़ और 600 करोड़, आप अनुमान लगाती है कि मुफ्त का दे रहा होगा क्या? नहीं। आप किसी को चंदा देंगी अर्पिता, आप अपनी माने चंदा स्वेच्छा से देंगी ना। ये चंदा स्वेच्छा से है क्या? नहीं, ये चंदा या तो दबाव का होगा या फिर लोभ का होगा। दो ही चीज तरीके से हो सकता है। इतना बड़ा
अमाउंट, नंबर वन। नंबर टू, बिहार में या देश भर में बीजेपी को जहां जहां चंदा मिलता है तो बीजेपी उसके बदले में उन कंपनियों को बहुत सस्ते दामों में जमीन उपलब्ध करवाती है और उद्योग लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए कई शर्तें जो है ढील बरतती है। ये आरोप तो लगते रहते हैं कांग्रेस की तरफ से और इस पर बहस भी होती रहती है। क्या ठीक यही सब कुछ आईपैक के साथ भी है? क्या ममता दीदी ने कुछ ऐसे वादे जो है आईपैक के साथ भी कर रखे हैं, प्रशांत किशोर के साथ भी कर रखे हैं? और बंगाल में अगर आईपैक पर जो छापेमारी हुई है और डॉक्यूमेंट सारे अगर ईडी बरामद कर लेती है तो क्या इससे ममता दीदी चुनावी हार की तरफ बढ़ जाएंगी? नहीं देखिए, केवल केवल एक तो आपका पैसे का मामला है, तो एक बात मैं स्पष्ट बताऊं कि जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है आज के दौर में, सब के सब इस प्रकार के कंसल्टेंट रखा करती है आईपैक टाइप की, कि जो कि उनकी पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम करती है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके जो कि एक अपना चुनाव जीतने के लिए कई एजेंसियों को हायर करते हैं चुनाव में अपनी मदद पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये अलग विषय है। हाँ, प्रशांत किशोर का संबंध आईपैक से है, सबको पता है। प्रशांत किशोर ने भी कोई भीख मांग के चुनाव नहीं लड़ा है। भीख मांगना मतलब जनता के पास जाकर घर घर 5 रुपया मांगना, ये काम प्रशांत किशोर ने नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने भी किसी और मतलब ऐसे ही आईपैक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से ही पैसा लिया है और वो स्वीकार भी उन्होंने किया था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैंने 229 करोड़ रुपया या 292 करोड़ रुपया का टैक्स फाइल किया है, मैंने रिटर्न फाइल किया है। खैर, तो प्रशांत किशोर ने इनकार नहीं किया है कभी भी कि हम इस प्रकार का पैसा नहीं लेते। प्रशांत किशोर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आमदनी घोषित किया और उसके बदले टैक्स दिया 82 करोड़ पिछले वर्ष में शायद, तो उसका सबूत उन्होंने पेश किया है। तो खैर, उससे वो अलग विषय है। बात यह है कि आईपैक के कार्यालय पर केवल छापेमारी करने से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, तो ऐसा अगर होता तो ये बात तो कभी भी पिछले ही बार छापा मारा चुका होता। ऐसा नहीं होता है। कई फैक्टर्स होते हैं चुनाव में। हाँ, उसमें एक बात तय है कि ममता बनर्जी का बौखलाहट ये साबित कर रहा है कि आज नुकसान तो कुछ बड़ा हुआ है। जितनी बौखलाई हुई है ममता बनर्जी आज आईपैक के, अनुमान लगाइए कि जब ईडी रेड कर रहा था तो वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाती है और फाइल लेके भाग जाती है वहां। मतलब ये एक अलग प्रकार का दृश्य दिखाता है अर्पिता की, एक मुख्यमंत्री जब सरकार की ही एक एजेंसी, ईडी कोई विदेशी दुश्मन की एजेंसी तो है नहीं, भारत सरकार की एजेंसी है, वो पहुंचती है एक कार्यालय पर छापा मारने के लिए और एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है फाइल लेकर भाग जाता है उसके आगे से। तो ये एक चमत्कार कर मतलब एक अनोखा। बिल्कुल प्रदीप जी, ठीक आपने कहा। मैं बार बार उसी दृश्य की चर्चा कर रही थी कि भैया ममता दीदी इतनी डरी क्यों है, ऐसे क्या उनकी डॉक्यूमेंट्स थे जिनको लेकर उनके अंदर इतनी घबराहट थी। दोनों पक्षों की तरफ से बातें जो रखी जा रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या ममता दीदी की तरफ से हो, बात स्पष्ट है कि ये चुनाव करो या मरो वाली कंडीशन में पहुंच चुका है। ममता दीदी चाह रही है कि किसी भी कीमत पर उनकी जमीन ना खिसके, लेकिन बीजेपी अपना पूरा जोर लगाए हुए है। अब आईपैक के जरिए ही कुछ क्लू मिलता है अगर बीजेपी को भ्रष्टाचार का इस सरकार में, तो हो सकता है उन आरोपों के तहत बंगाल में दीदी का काफी नुकसान हो जाए इस चुनाव में। और ये सारे प्रयास जो है हो सकता है कि ईडी की तरफ से करवाए जा रहे हों, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। खैर प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम बातों को आपने जो रखा है। हमें लगता है कि बड़ा स्पष्ट हुआ है ये मामला कि आखिर ये सब कुछ जो बंगाल में हो रहा है चुनाव के दौरान, इसके पीछे की असल वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।